1:11 में सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां पर कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर सरकार ने एक झटके में 60 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। इनमें बीजेपी विधायक महेश शामिल है। विधायक महेश की बेटी की शादी 6 जून को है और उससे पहले मांडव समारोह में कार्यकर्ताओं के साथ जमकर डांस का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए, जो लोग वहां मौजूद हैं मास्क नहीं पहने हुए हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सामाजिक दूरी के नियमों की अनदेखी करते हुए नारेबाजी की। अब पुलिस जागी तो 60 लोग कानूनी फंदे में फंस गए। तो महाराष्ट्र में किस तरह से कोरोना नियमों का उल्लंघन का ये एक मामला सामने आया, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 60 लोगों पर केस हालांकि दर्ज हुआ है। बीजेपी के विधायक महेश भी इसमें शामिल हैं। विधायक महेश की बेटी की शादी 6 जून को है और इससे पहले शादी के ये कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ जमकर नाचते गाते आप देख रहे हैं। वैसे में सवाल ये कि एक तरफ लॉकडाउन जैसी स्थिति राज्य में, जब आम लोगों के लिए नियम कायदे सख्ती से उनका पालन हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन जमीन पर मौजूद हो और ऐसे में इस तरह का कार्यक्रम होता है जिसमें भीड़ भी है, जिसमें नियमों का कोई ख्याल नहीं है और कोई रोक टोक इस कार्यक्रम में नहीं, कोई कड़ाई, कोई पाबंदी इस कार्यक्रम पर नहीं। पंकज केलकर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक इस पूरे मामले में हुई है? कितने लोग दोषी पाए गए हैं? कितने मुख्य तौर पर हैं? कितने समारोह में शामिल थे? क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, यहाँ पुणे के पास जो पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहाँ पर जो भोसरी निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ के विधायक है बीजेपी विधायक महेश लांडगे और उनके बेटी के शादी संगीत समारोह में जो हल्दी की रस्म होती है, वहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ है। तकरीबन 200 लोग वहाँ पर मौजूद थे। जिस प्रकार से देखा जा रहा है वीडियो में, ना किसी ने मास्क पहना है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। उल्टा जब बीजेपी एमएलए के ऊपर ये मामला दर्ज हुआ है और 60 लोगों पर ये मामला दर्ज हुआ है, फिलहाल उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन उनका एक कहना है, खास करके बीजेपी एमएलए, इनका कहना है कि उन्होंने जो भी गेस्ट वहाँ पर बुलाए थे सबका टीकाकरण हो गया है, 2-2 डोजेस हो गए हैं, ऐसा वो दावे के साथ कह रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि गलती मेरी ही क्यों दिखाई दे रही है। दूसरी ओर जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का जो समारोह था, मेट्रो का उद्घाटन हुआ, वहाँ पे 200 से ज्यादा हुए, लेकिन वो ये भूल गए कि सभी लोगों ने वहाँ पर मास्क पहना हुआ था। हाँ, वहाँ पर भी भीड़ दिखाई दे रही है। तो अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी यहाँ पे बात हो गई है कि पंकज, क्या इनके पास इस कार्यक्रम की अनुमति थी? और अगर अनुमति थी तो उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे? देखिए, शादी की अनुमति थी, लेकिन जो नियम अभी यहाँ पे लगाए गए हैं, आंकड़े जो कम हो रहे हैं, तो 50 लोगों के ऊपर नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, हर एक ने मास्क पहनना चाहिए। ये सारे नियम बताए गए हैं, लेकिन 50 की जगह आपको 200 दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर भीड़ दिखाई दे रही है और मंडप में भी उतनी ही भीड़ दिखाई दे रही है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिला भी वहाँ पर नाचते गाते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उसका उल्लंघन करते हुए ये वीडियो साफ साफ वायरल हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये तस्वीरें उस समारोह की हैं जो शादी 6 जून को होनी है, लेकिन उससे पहले इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा करना कई सवाल खड़े कर रहा है। इसी बात को लेकर अब कार्रवाई भी की गई है, लेकिन इस जांच में सामने आया है कि पहले से परमिशन ली गई थी और दलील आरोपी पक्ष की ओर से ये दी जा रही है कि सभी का वैक्सीनेशन करवा लिया गया है। मुंबई में सुधरते हालात को देखकर बीएमसी ने गैर जरूरी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है, मगर कुछ शर्तों के साथ, जिससे व्यापारी नाराज है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा हुआ है, मगर यहां केसेस कम है और कहीं पर कुछ राहत दे दी गई। महाराष्ट्र में मुंबई में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। मुंबई के ऊपर 14 अप्रैल से पहले ही रात को और वीकेंड पर लॉकडाउन जैसी बंदिशें लगी थी। अब बीएमसी ने केस कम होते देख ब्रेक द चेन ऑर्डर जारी किया है।
इसके मुताबिक जरूरी सामान वाली दुकानें सुबह 7 बजे से 2 बजे तक खुली रह सकेंगी। गैर जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें जो सड़क के दाएं ओर हैं, वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुली रहेंगी, जबकि सड़क के बाएं ओर वाली गैर जरूरी सामान की दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुली रहेंगी। गैर जरूरी सामान की दुकानों को शनिवार और रविवार को खोलने की इजाजत नहीं होगी, जबकि सभी तरह के सामानों के लिए ई-कॉमर्स सर्विसेज की इजाजत है। पर व्यापारी बीएमसी के इस फैसले से नाराज हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। कौन तय करेगा कौन सी दुकान 3 दिन खुले, कौन सी दुकान 2 दिन खुले? हमारा कहना है चहल साहब को, हमारे जो बीएमसी के कमिश्नर साहब है, उनको यही कहना है हमारी दुकानें 11 बजे से लेकर 6 बजे तक चालू की जाए। मुंबई में कोरोना का कंट्रोल हो चुका है। हम भी चाहते हैं कि हमारी नॉन एसेंशियल दुकान बिके और उनके माल पड़ा है 2 महीने से, वो बिके। इसका सीधा फायदा ई-कॉमर्स को जाता है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है, पर जगहों के हिसाब से कुछ जगह छूट दी गई है। वहीं जहां ज्यादा संक्रमण है वहां प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा है और 75% से ज्यादा ऑक्सीजन बेड घिरे हुए हैं, उनकी सीमाओं को सील किया जाएगा। सिर्फ कोविड-19 ड्यूटी या मौत के कारण को लेकर ही आने जाने की इजाजत होगी। जिन शहरी इलाकों में पॉजिटिविटी रेट 10% से कम है और वहां 40% से कम ऑक्सीजन बेड घिरे हैं, वहां आवश्यक सामानों की दुकानें 7 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। ऐसे इलाकों में सिविक बॉडी गैर जरूरी सामान की दुकानों को खोलने पर भी फैसला ले सकती है, जिन्हें 2 बजे तक ही खुलने की इजाजत होगी, पर मॉल के अंदर स्थित दुकानों को खुलने की इजाजत नहीं मिलेगी और वीकेंड पर गैर जरूरी सामान की दुकानों को खुलने की मंजूरी कतई नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि सभी सरकारी दफ्तर अब 25% कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ खुले रह सकेंगे। पहले ये सीमा 15% थी। कृषि से जुड़ी दुकानें भी 2 बजे तक खुली रह सकेंगी और कार्गो मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। और बात अब एक कश्मीरी बच्ची की वायरल वीडियो की। होमवर्क से परेशान बच्ची ने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई कि छोटे बच्चों से इतना होमवर्क क्यों कराया जाता है। अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर, नहीं मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। जब मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को, जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? मासूम सी बच्ची की बोली भली ही मासूम है, लेकिन इस सवाल का जवाब तो हर बच्चा जानना चाहता है। होमवर्क का बेइंतहा बोझ मासूमों पर क्यों? छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर, नहीं मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ों बच्चों को। जब मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को। जम्मू कश्मीर की इस बच्ची का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो इतने शेयर हुए कि जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा तक पहुंच गया। LG ने बच्ची के सवालों का संज्ञान लेते हुए 48 घंटे के भीतर स्कूली शिक्षा विभाग को ऐसी नीति पेश करने को कहा है जिससे बच्चों का होमवर्क का बोझ कम किया जा सके। LG मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया, बहुत ही मासूम भरी शिकायत। स्कूली बच्चों पर होमवर्क का बोझ कम करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 48 घंटे के भीतर नीति बनाने का निर्देश दिया है। बचपन की मासूमियत
भगवान का उपहार है और उनके दिन जीवंत, आनंद से भरे होने चाहिए। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर, मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। मुझे मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज्यादा काम रखते हैं बड़ू बच्चों को। ऐसा नहीं है कि सरकार बच्चों की इस परेशानी से अनजान है। पिछले साल आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे लेकर कुछ प्रावधान किए गए हैं। नई नीति में बच्चों के कंधे से बस्ते का बोझ हल्का करने के साथ साथ होमवर्क कम करने का भी प्रावधान किया गया है। नीति में कहा गया है कि बच्चों को ज्यादा होमवर्क नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसमें असली समस्या इसे लागू करने को लेकर है, क्योंकि ज्यादातर स्कूल अभी भी इसे लागू नहीं कर पा रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहली से लेकर 10वीं तक के छात्र छात्राओं के स्कूली बस्ते का भार उनके शारीरिक वजन के 10% से अधिक नहीं होगा। यानी पहली दूसरी कक्षा के बस्ते का वजन 1.5 किलो से ज्यादा नहीं रहेगा। तीसरी से 5वीं कक्षा तक ये सीमा 3 किलो तक होगी। वहीं छठी व 7वीं कक्षा के छात्रों के बस्ते का बोझ सिर्फ 4 किलो निर्धारित किया गया है। इतना वजन बच्चे आसानी से उठा सकेंगे। जाहिर है बच्चों के समग्र विकास के लिए जरूरी है कि बस्ते और होमवर्क के बोझ को कम किया जाए। पीएम मोदी से ये बच्ची यही गुहार कर रही है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। लंबे लॉकडाउन के बाद आज से यूपी और एमपी में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एमपी में आज से पाबंदियों में राहत दी जा रही है। वहीं यूपी में 600 एक्टिव केस वाले जिलों को छोड़कर बाकी इलाकों में आज से कोरोना कर्फ्यू खत्म हो गया है। लाख की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कई चीजों में हम छूट देना शुरू करेंगे। हमारे लिए व्यक्ति का जीवन भी महत्वपूर्ण है और उसकी जीविका भी महत्वपूर्ण है। वायरस से बच के चलना है हमको, ताकि संक्रमण भी ना बढ़े और दुनियादारी भी चलती रहे, रोजी रोटी भी चलती रहे। बेहद खौफनाक और जानलेवा दूसरी लहर का कहर कुछ थमा तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। आज से दोनों ही प्रदेश में कुछ पाबंदियों के साथ जिंदगी फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के कुछ शहरों की ताजा तस्वीरें देखिए, जो कोरोना के खौफ से बाहर निकलकर आम जनजीवन को बहाल करने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में दुकानदार सिर्फ तभी शटर खोल सकते हैं जब उन्होंने वैक्सीन ले ली हो। अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान ये प्रशासन का सख्त फरमान है। फरमान ये भी है कि अगर वैक्सीन लिए बिना किसी ने दुकान खोली तो उसकी दुकान सील कर दी जाएगी। इस निर्देश के बाद टीका लगवाने के लिए लंबी लंबी लाइन लग गई। पहले व्यापारी अपना वैक्सीन लगवाए, जिससे उन्हें दुकान खोलने की छूट दी जाए। नया वाया में वो भी अपनी सड़क के आगे बैठेंगे, पुलिस आएगी, बंद कर देंगे, यही चलता रहेगा पूरे दिन खेल। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों में मामूली ढील दी गई है, ताकि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कहर फिर से तबाही न मचा सके। मध्य प्रदेश में आज से शुरू हुए अनलॉक की बात करें तो आज से उद्योग धंधे, किराना दुकानें, फल सब्जी की दुकानें, रूम डाइनिंग के साथ रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन, सभी प्रकार के सामानों की आवाजाही, निजी सुरक्षा सेवाएं, धोबी, ड्राइवर, मेड, कुक का आना जाना, रेड जोन के बाहर मनरेगा का काम, मोहल्लों की अकेली दुकानों और निर्माण कार्य को छूट दी गई है। आज से क्योंकि मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो फिर वैक्सीनेशन को बहुत आगे ले जाना सरकार की प्राथमिकता भी बन गई है, क्योंकि लोग अब बाहर निकलेंगे। अब पहले दिन की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं अनलॉक की, कि जो किराना की दुकान है वो 1 महीने से बंद थी, अब खुली है। तो सुबह से कैसे आप देखिए सामने तस्वीरों में जो किराना की दुकानें हैं, जो कम से कम बीते 35 दिनों से कोशिश में थे कि ये खुल जाए शायद, लेकिन अब ये अनलॉक हुआ है
तो अब लोग सुबह से यहाँ पहुंचना शुरू हुए हैं, दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं। सरकार को पता है कि अब अनलॉक के बाद लोग बाहर निकलेंगे बाजारों में, तो ऐसे में कोरोना वायरस से अगर बचना है तो जितना जल्दी हो सके टीकाकरण करना होगा। अगर मध्य प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत में कुछ रियायतें दी गई है तो कई चीजों पर अब भी पाबंदी लगी है। भीड़ भाड़ वाले आयोजन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों पर पाबंदी जारी रहेगी। सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार बंद रहेंगे। पिकनिक स्पॉट और ऑडिटोरियम अभी लॉक रहेंगे। पूजा स्थल पर एक बार में सिर्फ 4 लोग मौजूद रह सकते हैं। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग शामिल हो सकते हैं। एक जगह पर 6 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। पूरे प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने कोरोना का भयंकर काल देखा है। तड़पते मरीज, जूझते परिजन, कोरोना ने इन दोनों ही राज्यों को झकझोर कर रख दिया। यूपी और एमपी के सीएम अपने जिलों में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, कोरोना को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कोशिश रंग ला रही है और कोरोना के केस घट रहे हैं। उत्तर प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ गया। योगी सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार आज से यूपी के 20 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी गई। शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी के साथ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को फिलहाल अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं है। इसके साथ ही आज से यूपी के सभी 75 जिलों में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। अब तक प्रदेश के 23 जिलों में ही इस उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। आज की तारीख से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 18 से 44 वर्ष के लोगों को ये वैक्सीनेशन मिलने लगेगा। अभी तक इसकी संख्या सीमित थी, कुल 23 जिलों में ये टीकाकरण हो रहा था, लेकिन आज से सरकार ने इसको तमाम 75 जिलों के लिए शुरू कर दिया है। इसमें अगर हम बात करें तो सरकार ने एक हफ्ते में लगभग 11 लाख की क्षमता तक लोगों को पहुंचाने की बात कही है, क्योंकि जिस तरीके से सेंटर्स पे ये के हिसाब से जो इसका आकलन किया जाता था उसमें वेस्टेज जो दिखाई देता था उससे इसका सही आकलन नहीं हो पाता था। तो कैपेसिटी के हिसाब से इस बार आकलन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब वैक्सीनेशन केंद्रों का भी दौरा करेंगे। इससे पहले वो अलग अलग जिलों में कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। और इस वक्त चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के विश्वास सारंग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास सारंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, इसमें आगे किस तरह की प्लानिंग है? क्या चाहते हैं आप लोग कि धीरे धीरे जो वहां की अर्थव्यवस्था है, खासतौर पर जो छोटे कारोबारी हैं, उनको हानि ना पहुंचे? क्योंकि वो सब तो आस लगाए बैठे थे कि किसी तरीके से 1 जून से राहत मिलेगी, वापस अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। देखिए, हमने मध्य प्रदेश में आज से क्रमबद्ध कोरोना कर्फ्यू का विड्रॉल शुरू किया है और हमारा मुख्य उद्देश्य, जैसा आपने पूछा कि हमारी आगे की प्लानिंग क्या है, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि रोजमर्रा की जिंदगी हम शुरू करें पर यह भी सुनिश्चित करें कि कोरोना का संक्रमण ना बढ़े। और उसके लिए हमने जहां एक और जन जागरण की पूरी व्यवस्था की है, हमारे सभी व्यापारियों के साथ हमने संवाद स्थापित किया है, तो हमने एक नया प्रयोग और किया है। हमने इस अनलॉक की पूरी निगरानी के लिए, इसकी पूरी प्रक्रिया की निगरानी और व्यवसाय की निगरानी के लिए CST का गठन किया है, कोरोना सेफ्टी टीम। कोरोना सेफ्टी टीम में हमारे राजस्व
नगर निकाय के कर्मचारी और पुलिस के कर्मी इकट्ठे 3 लोगों की हमने समिति बनाई है और ये प्रत्येक मार्केट के अलग अलग हिस्सों में इस बात की मॉनिटरिंग करेगी कि वहां व्यवसाय होते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना के प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो। जहां एक और दुकानदारों को भी ये सीख दी जा रही है तो ग्राहकों को भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। हमने सभी जगह मार्कर लगाए हैं, गोले बनाए हैं जिसमें खड़े होकर ग्राहक अपनी सामान को खरीद सकते हैं। काउंटर, कैश काउंटर और ग्राहक के बीच में समुचित डिस्टेंस रहे, इसकी व्यवस्था की गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि हम मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू क्रमबद्ध खोलेंगे। आज से हमने कुछ सेगमेंट खोले हैं, धीरे धीरे हर हफ्ते हम उस सेगमेंट को खोलेंगे, पर उसके साथ ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जिस जिस सेगमेंट को हम खोल रहे हैं उसके आसपास उन मार्केट, उन रहवासी एरिया में कोरोना की दर बढ़ तो नहीं रही, इसका भी हम पूरी आकलन करेंगे, पूरी समीक्षा करेंगे। विश्वास सारंग जी, तीसरी लहर को लेकर लगातार एक्सपर्ट्स जिस तरह की बातें कर रहे हैं, बच्चों के लिए रिस्की हो सकता है और कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हमने दूसरी लहर में देखी, जिस तरह से पूरे देश में एक सुनामी आई कोरोना के केसेस की, अब तीसरी लहर के लिए भी सरकारों को उतना ज्यादा जागरूक, सतर्क और अलर्ट रहना होगा। इसके लिए आगे किस तरह की फॉरवर्ड प्लानिंग है? नहीं, देखिए, भगवान करे तीसरी लहर ना आए, पर जिस प्रकार से ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हम पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों में आ जाए, इसके लिए हम पूरा जन जागरण करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीसरी लहर की पूरी तैयारी के निर्देश दिए हैं। देखिए, तीसरी लहर के 2 ही एस्पेक्ट होंगे। पहले तो हमें कोरोना की संक्रमण की चेन को बढ़ने नहीं देना है और उसके जो जो उपाय हमें करने हैं वो उपाय हम पूरी तरह से कर रहे हैं। और भगवान ना करे तीसरी लहर का पीक आता है, तीसरी लहर आती है, तो उसमें हॉस्पिटल के इन्हेंसमेंट की हमने पूरी तैयारी की है। और हम एक प्रयोग और कर रहे हैं। जवाब के आपने भगवान भरोसे जैसा शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर भगवान भरोसे ही सब कुछ है तो फिर कोविड कंट्रोल रूम आपकी तरफ से क्यों बनाया गया, क्यों समीक्षा बैठक की गई, क्यों दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? फिर भगवान भरोसे ही छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे आप शायद आपने सुना ही नहीं मैंने क्या बोला। मैंने कहा भगवान की कृपा रहे कि तीसरी लहर ना आए। मैंने भगवान भरोसे नहीं बोला। आप सुनने में कुछ आपसे गलती हो गई। मैंने ये बोला, आप चाहे तो फिर से सुन सकते। मैंने कहा भगवान की कृपा रहे कि तीसरी लहर ना आए। आपने सुना नहीं। मैंने बिल्कुल, आप गलत, आपके शब्द मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये बोला और मैं फिर से प्रार्थना करूंगा भगवान से कि इस मानव जाति को बचाने के लिए उनकी कृपा बनी रहे। इसमें मैंने कहीं कोई गलत नहीं बोला। मैंने कहा भगवान की कृपा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विश्वास सारंग जी, वहां के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी उन्होंने दी कि किस तरीके से कोविड को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा की। ये ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, लेकिन WHO ने अब इनका इस्तेमाल वेरिएंट्स के नाम के तौर पर किया है। दरअसल देशों के नाम पर वेरिएंट का नाम रखने को लेकर तमाम देशों ने ऐतराज जताया था और उसके बाद WHO ने ये रास्ता निकाला। मैं तो कह रहा हूं, भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मेरा भारत बदनाम है कहना सिर सर्व से झुक गया कि ऐसा व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था। खबरदार, जो अब किसी नेता ने कोरोना वायरस के वेरिएंट का नाम देश के नाम से जोड़ा, कान खोलकर सुन लो पाकिस्तान। दोबारा ऐसी जुर्रत करने से पहले 100 बार सोच लेना। अब ना कोई चीन का नाम लेगा, ना ब्रिटेन का, ना दक्षिण अफ्रीका का और ना अमेरिका और ब्राजील का। हर देश का नाम सही सलामत रहेगा, क्योंकि अगर कोई बदनाम है तो वो है बहुरूपिया कोरोना वायरस। अब उसके अलग अलग वेरिएंट का नाम देश के नाम पर नहीं, बल्कि ग्रीक अल्फाबेट्स के नाम पर होगा। वायरस के म्यूटेटेड स्ट्रेन के नाम जब देशों के नाम पे रखे गए तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। भारत के नाम पे रखे गए स्ट्रेन के नाम से सियासी विवाद भी खड़ा हो गया और भारत ने WHO में आपत्ति जताई। अब WHO ने जो रास्ता निकाला है वो है ये कि कोरोना के वेरिएंट्स के नाम जो हैं ग्रीक अल्फाबेट यानी कि अल्फा, बीटा, गामा के नाम पर रखे जाएंगे। भारत में मिले दोनों वेरिएंट्स को अब कोविड कैपा और कोविड डेल्टा के नाम से जाना जाएगा।
वायरस का नाम देशों के नाम पर रखा जाने लगा तो एक बड़ा विवाद पैदा हो गया। भारत की बात करें तो यहाँ भी सियासी तूफान खड़ा हो गया। इसके बाद भारत ने WHO में आपत्ति जताई। आखिरकार WHO ने एक रास्ता निकाल लिया। बदनाम करने वाले वायरस को ग्रीक अल्फाबेट्स का नाम दिया गया है। भारत में मिले 2 वेरिएंट को अब कप्पा और डेल्टा नाम दिया गया है। तो ये तय रहा कि अब कोई सियासत नहीं होगी, कोई देश को वायरस के नाम पर बदनाम नहीं करेगा। सिर्फ भारत ही नहीं, अब तक WHO में कई देशों ने वायरस के वेरिएंट का नाम अपने देश के नाम पर रखे जाने को लेकर ऐतराज किया था। ऐसे में विवाद से बचने के लिए WHO ने अलग अलग देशों में मिले अलग अलग स्ट्रेन का नामकरण कुछ इस तरह किया है। भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस B16172 वेरिएंट को डेल्टा के नाम से जाना जाएगा। यही मिले एक अन्य वेरिएंट B16171 को कप्पा नाम दिया गया है। कोरोना के इन दोनों ही वेरिएंट की पहचान सबसे पहले अक्टूबर 2020 में भारत में हुई थी। इसी तरह सितंबर 2020 में ब्रिटेन में मिले B117 वेरिएंट को अल्फा नाम दिया गया है। मई 2020 में दक्षिण अफ्रीका में मिले वेरिएंट B1351 को बीटा कहा गया है। नवंबर 2020 में ब्राजील में मिले P1 वेरिएंट को गामा नाम दिया गया है। अब तक इस वायरस के वेरिएंट को अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा था। वुहान वायरस, चीनी वायरस, यूके और कैलिफोर्निया वेरिएंट जैसे कई नामों से उन देशों को निशाना बनाया जा रहा था जहां उनके मरीज मिल रहे थे। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बदनाम वायरस के बहाने अपनी सियासत चमकाने में जुटे थे, तो अब भारत में भी सियासी घमासान मचा है। इतना सब कुछ होने के बाद WHO में कोविड-19 के तकनीकी प्रमुख डॉक्टर मारिया वान केरखोव ने कहा है कि नए नाम मौजूदा वैज्ञानिक नामों को सही ढंग से नहीं बताते हैं। वहीं किसी भी देश को कोविड के वेरिएंट का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट होता चला जा रहा है, इसीलिए वायरस के म्यूटेशंस पर लगातार शोध करना और साइंटिफिक नाम रखना जारी रहेगा। विवाद से बचने के लिए WHO ने ही सुझाव ये दिया है कि अलग अलग म्यूटेटेड स्ट्रेन्स के नाम अब ग्रीक अल्फाबेट के नाम पर रखे जाएंगे। पूरी दुनिया में तबाही मचाता कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है। ऐसे में इसके अलग अलग वेरिएंट को लेकर शोध और उसे वैज्ञानिक नाम देने का काम जारी रहेगा। जहां तक कोरोना वायरस के वेरिएंट को नाम देने की बात है, तो वो WHO की टीम ने ही ये सुझाव दिया था कि विवाद से बचने के लिए इनका नाम ग्रीक अल्फाबेट यानी कि अल्फा, बीटा, गामा के तौर पर रखा जाए। वैसे ये भी कमाल की बात है कि वेरिएंट के नामकरण को लेकर WHO की नींद कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 1.5 साल बाद खुली। और इससे भी दिलचस्प ये है कि WHO की लिस्ट में चीन के वायरस का नाम ही नहीं है, जबकि अब तक मिले प्रमाण यही बताते हैं कि कोरोना वायरस की शुरुआत वुहान से हुई, जहां इस जानलेवा वायरस का पहला मरीज मिला था। ऐसे में WHO ने कहीं इस मास्टर स्ट्रोक से चीन को फिर से क्लीन चिट तो नहीं दे दिया है। दिल्ली में अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।